वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम साइंस पढ़ रहे हैं क्लास 9th की, और उसमें सबसे पहले हम फिजिक्स देख रहे हैं, और जिसमें हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल तथा जो गति के नियम हैं वो हमने अच्छे से चैप्टर पढ़ा। और लास्ट में आज जो हम उसके न्यूमेरिक देखने वाले हैं कि किस तरह के न्यूमेरिक इस चैप्टर में दिए गए हैं। और ये न्यूमेरिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामों में चाहे रेलवे हो, चाहे सुपर टेट हो, केवीएस हो, न्यूमेरिक के आने के चांसेस रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह के न्यूमेरिक इसमें कराए हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, किसका जड़त्व अधिक है। देखिए, इनर्शिया हमने पढ़ा था क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो अपनी उसी स्टेट में, उसी अवस्था में रहना चाहता है जिसमें वो है। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। यही हमारा इनर्शिया होता है। और ये जो इनर्शिया होता है ना, ये जो जड़त्व होता है, ये डायरेक्ट डिपेंड करता है किस पर, द्रव्यमान पर, आपके मास पर। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसको हिलाने में या उसको मोशन में लाने में ज़्यादा समय लगेगा। इसका मतलब वो अपनी स्टेट में, उसी स्टेट में बने रहने में ज़्यादा कामयाब होगा, तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो इनर्शिया डिपेंड करता है किस पर, डायरेक्टली आपके मास पर, द्रव्यमान पर। तो जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि किसका इनर्शिया ज़्यादा है, रबर बॉल या फिर स्टोन ऑफ सेम साइज़। एक तरफ तो आपके पास रबर की बॉल है, एक तरफ आपके पास पत्थर है, स्टोन है सेम साइज़ का। तो किस में इनर्शिया ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, स्टोन का भार ज़्यादा होगा तो उसमें इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा। सेम ऐसी बाइसिकल और ट्रेन के बीच में, ट्रेन का भार ज़्यादा होगा तो ट्रेन का जो इनर्शिया है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि अपनी स्टेट में रहने में ज़्यादा कामयाब होगी। अगर सेम फोर्स लगाई जाए तो बाइसिकल मूव कर जाएगी, लेकिन ट्रेन मूव नहीं करेगी, तो वहाँ पर इनर्शिया जो है वो ज़्यादा है। अब 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन। 1 रुपी कॉइन हल्का होता है और 5 रुपी कॉइन भारी होता है, उसका मास, उसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है। तो हम ये कहेंगे कि 5 रुपी कॉइन में इनर्शिया ज़्यादा होगी। तो समझ में आया, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन देंगे तो ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगरसली शेक इट ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगरसली शेक इट ब्रांच। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर मैं कहूँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काम करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, तो वो उसी अवस्था में रहने की कोशिश करेगा। हुआ क्या, आपने पेड़ को हिलाया, पत्तियों को नहीं हिलाया, तो पेड़ तो यहाँ पर क्या करेगा, मूव करेगा, मतलब थोड़ा सा शेक करेगा, लेकिन जो पत्तियां हैं ना वो नहीं हिली, वो अपनी उसी अवस्था में रहेंगी, वो अपनी उसी स्टेट में रहना चाहेंगी जिसमें वो है, जो कि वो रेस्ट में है। तो इसलिए वो एज इट इज़ क्या होगा, नीचे गिर जाएंगी। तो यहाँ पर भी जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है। सेम ऐसे जब आप कपड़ों को झाड़ते हैं तो पानी जो है उनमें से निकल जाता है। वो क्यों? क्योंकि कपड़े मोशन में आ गए हैं, लेकिन पानी जो है, जो कपड़ों के अंदर ड्रॉप्स हैं पानी की, वो अभी भी रेस्ट अवस्था में है, विराम अवस्था में है। आपने कपड़े को हिलाया, वो मोशन में आया, लेकिन वो अभी लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रही हैं जो पानी की ड्रॉप्स हैं, इसलिए वो एज इट इज़ नीचे गिर जाती हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे ये क्यों हो रहा है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर न्यूटन के फर्स्ट लॉ की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह का आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान, जो भार है, जो मास है, वो कितना है, 5 kg है, और उस पर 2 सेकेंड के लिए कोई फोर्स, कोई बल जो है उस पर कार्य कर रहा है लगातार, जिससे क्या होता है, उसकी जो वेलोसिटी है ना, ऑब्जेक्ट के जो वेग है, वो चेंज होकर 3 मीटर से 7 मीटर हो जाता है। तो यहाँ पर त्वरण आ गया, एसिलरेशन आ गया। एसिलरेशन की वजह से ही वेलोसिटी में चेंज होता है, और वेलोसिटी का जो चेंज होता है, वेग में परिवर्तन होता है, वो त्वरण होता है। तो 2 सेकंड में जो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी, जो ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में था 3 मीटर पर सेकंड से, लेकिन जब 2 सेकंड के लिए मैंने उस पर फोर्स लगाई, बल लगाया, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होकर कितनी हो गई, 7 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए, न्यूटन के सेकंड लॉ से हम फोर्स बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। वो क्या होता है, हमारा मास इंटू एसिलरेशन होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। अब देखिए, मास हमें यहाँ पर पता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितने का है, 5 kg का है। एसिलरेशन, त्वरण क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। बाद में जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है, 7 हो गई है। शुरू में कितनी थी, 3 थी। और कितने समय में ये हुआ, 2 सेकंड में हुआ। तो यही तो आपका एसिलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन कितने समय में वो हुआ। 7 माइनस 3 करेंगे तो वो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 4। 4 अपॉन 2 इसको कट करेंगे तो यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, 2 निकल कर आ
जाएगा और जो फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी 5 × 2 दैट इज़ 10 न्यूटन। तो यहाँ पर कितने न्यूटन की फोर्स लग रही है इस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए? 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ पर लग रही है। अब उसने आगे बोला नाउ इफ़ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अब यही बल अगर 5 सेकेंड के लिए आरोपित किया जाए तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, अंतिम वेग क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए बहुत सिंपल है, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर शुरू में जब मैं 2 सेकेंड के लिए क्या कर रही थी, आपका फोर्स लगा रही थी, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, वेग में कितना परिवर्तन हुआ, वो 3 से 7 हो गई। इसका मतलब 4 का चेंज हुआ, वो भी 2 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है। और ये जो चेंज होता है यही आपका एसिलरेशन हो रहा है। इसका मतलब वो कितना एसिलरेशन बढ़ाई जा रही है हर सेकेंड में, 2 मीटर पर सेकेंड से उसकी जो वेलोसिटी है हर सेकेंड में बढ़ती चली जा रही है। अब ये जो है 5 सेकेंड के लिए लगेगा, पहले 2 सेकेंड के लिए था, अब कितने सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड के लिए। हर सेकेंड में कितनी बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है। तो 5 सेकेंड में कितनी बड़ी होगी वेलोसिटी, 2 × 5 करेंगे तो आपकी वो कितनी बढ़ी, 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ी। स्टार्टिंग में कितनी थी, 3 थी, 10 और बढ़ गई तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 13 मीटर पर सेकेंड हो गई। इस तरह से भी आप बता सकती हैं, नहीं तो आप फॉर्मूला लगा लेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं। मास कितना है, 5 kg है। फोर्स भी हमें पता है वो कितने की है, 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। इस बार तो हमें फोर्स पता है, वो हमने निकाल ली, 10 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, और एसिलरेशन में फाइनल हमें पता नहीं है, इनिशियल हमें पता है कितनी थी, 3 थी। और इस बार टाइम कितना है, 5 सेकेंड है। ये 5 से 5 कट गया और ये -3 जब उधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है, जो अंतिम वेग है, वो कितना हो जाएगा, 13 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, एसिलरेटिंग एट 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, आपका त्वरण का मात्रक होता है, एसिलरेशन का मात्रक होता है। किसमें ज़्यादा फोर्स लगेगी, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 2 kg है और वो किस स्पीड से, किस एसिलरेशन से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एसिलरेशन से जा रहा है। और दूसरी तरफ एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो 4 kg मास का है और उसका त्वरण, जो उसका एसिलरेशन है, वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमें बताना है किसमें ज़्यादा फोर्स लग रही है। तो सीधा फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है, मास इंटू एसिलरेशन। शुरू में मास कितना है, 2 kg और यहाँ पर एसिलरेशन कितना है, 5 है। तो कितने न्यूटन की फोर्स लग रही है, यहाँ पर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। जबकि दूसरे केस में बात करूँ तो मेरा जो भार है, जो मास है, वो आपका 4 kg है और ये जो एसिलरेशन है वो कितना है, आपका 2 है। तो 4 × 2 करूँगी तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो 8 न्यूटन की लग रही है। तो ये पूछ रहा था किसमें अधिक फोर्स लग रही है, तो आपके शुरू वाले ऑब्जेक्ट में जो है ज़्यादा फोर्स लग रही है, क्योंकि वहाँ पर 10 न्यूटन की फोर्स आपकी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 km/h एंड इट टेक 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक आर अप्लाइड। आप ये समझ लीजिए, आप कार में बैठकर जा रहे हैं और आपकी जो कार की वेग है, वेलोसिटी है, गति है, वो कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आपने ब्रेक लगाया जिससे क्या होगा, 4 सेकेंड में आपकी कार रुक गई। तो जो ब्रेक लगा, उस ब्रेक लगाते समय कितनी फोर्स लगी जिसकी वजह से वो कार रुक गई, यहाँ पर वही पूछ रहा है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द मोटर कार इफ द मास अलोंग विद द पैसेंजर इज 1000 kg। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाला बल जो है वो उसकी गणना करनी है और कार का हमें बता दिया है, जो उसमें यात्री बैठा है उसके साथ जो कुल मास है, कुछ कुल द्रव्यमान है, वो आपका 1000 kg है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम फोर्स फिर से सेकेंड लॉ से निकाल के देखेंगे। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, लेकिन न्यूटन के फॉर्मूले के हिसाब से kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा जो आपका फोर्स होता है। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पहले वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे और ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, प्रारंभिक वेग होगा, क्योंकि शुरू में ही कार इस वेग से, इस वेलोसिटी से चल रही है। तो इसको चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 6 × 108 होता है और 6 5 से कितना हो जाएगा, 30। तो 30 मीटर पर सेकेंड इसका क्या है, इनिशियल वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब क्योंकि बाद में ये 4 सेकेंड के बाद जब ब्रेक लगा, फोर्स लगी तो ये रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी जो है, अंतिम वेग जो है वो मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये रेस्ट में आ गई है। तो बस इन्हीं चीज़ों को रखकर मैं यहाँ पर निकाल लूँगी अपनी फोर्स। फोर्स क्या होगी, मास मुझे पता है, जो मेरा द्रव्यमान है वो कितना है, 1000 kg है। ये तो kg में ही रहेगा, क्योंकि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो kg में ही है, तो सही है, 1000 ही रहेगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे
सॉरी ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1000 इंटू फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 होगी और इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है 30 है। और कितने समय तक ये रहा 4 सेकंड तक रहा। यही हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, त्वरण का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि मोटर कार सीधी डायरेक्शन में जा रही थी लेकिन फोर्स इस पर विपरीत दिशा में लग रहा है, दूसरी तरफ लग रहा है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगी ना वो निगेटिव होगी। अगर ये इसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना तो गाड़ी रुकती नहीं, गाड़ी और चलती रहती। फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में लगा, ब्रेक जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में लगे, जिस डायरेक्शन में ये जा रही थी उसके निगेटिव में, तभी यहाँ पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा आपका निगेटिव होगा। तो ये आपका फाइनल में आकर क्या हो जाएगा 1000 इंटू -30 अपॉन 4। इसको मैं 4 से कट करूँगी, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो ये 250 हो जाएगा। और 25 की 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 75 हो जाएगा। 2 0 एज इट इज़ उतर जाएंगे और माइनस का साइन आ जाएगा। तो कितने न्यूटन की फोर्स यहाँ पर लग रही है, तो यहाँ पर हम बताएंगे -7500 न्यूटन की जो फोर्स है लग रही है और ये गाड़ी 4 सेकंड के बाद रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव अ मास m1 एंड एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मास m2 एंड एक्सीलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब जब एक ऑब्जेक्ट जिसका मास, जिसका द्रव्यमान कितना है m1 है, उस पर 5 न्यूटन की बल, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, जो उसमें त्वरण है, जो उसमें एक्सीलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो जाता है। इसका मतलब उसके जो वेग है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसमें कितने का चेंज होता है हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज होता है और वो उस वेग से बढ़ती जाती है। ठीक है, सेम ऐसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, उस पर भी 5 न्यूटन की फोर्स लगाई तो उसमें जो एक्सीलरेशन, जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उत्पन्न हुआ। उसने कहा व्हाट एक्सीलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। यदि दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा। अब मैंने मास m1 और m2 दोनों को मिला दिया और मिलाने के बाद मैंने अगर 5 न्यूटन की फोर्स लगाई तो मुझे बताना है कितना त्वरण, कितना एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा। तो इसके लिए मुझे दोनों ऑब्जेक्ट का मास, जो उनका द्रव्यमान है वो पता होना चाहिए और वो मैं निकाल लूँगी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन से, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपना फोर्स भी पता है और एक्सीलरेशन भी पता है। तो यहाँ से मास निकल कर आ जाएगा आपका फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले हम m1 का निकालेंगे, फोर्स 5 न्यूटन है, एक्सीलरेशन आपका 10 है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और इसको पॉइंट में लिखेंगे तो ये 0.5 kg आपका हो जाएगा। सेम ऐसे ही मैं मास m2 निकालूंगी, वो भी 5 न्यूटन है, एक्सीलरेशन इस बार 20 है, तो इसको मैं कट करूंगी तो 1/4 हो जाएगा और जब हम इसको पॉइंट में लिखेंगे तो ये 0.25 kg हो जाएगा। इसके बाद हमें टोटल मास निकालना है क्योंकि उसी पर जो है 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो टोटल मास आपका क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, तो 0.5 प्लस 0.25, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका 0.575 kg जो है वो आपका टोटल मास निकल कर आ जाएगा। और यहाँ से फिर हम एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, वो भी क्या होगा फोर्स अपॉन मास होगा। फोर्स तो आपकी 5 न्यूटन ही है और जो मास है वो टोटल अब आपका कितना है 0.75 है। पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 0 आ जाएंगे और 25 3 ज़ा 75, 25 2 ज़ा 50 और एक 0 का 0 ऐसे ही आ जाएगा। तो जो आपका एक्सीलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा आपका 3 नीचे आ जाएगा और 20 जो है वो आपका ऊपर आ जाएगा। फिर हम इसको कट करेंगे, 3 6 ज़ा 18 पॉइंट लगेगा, फिर से 6 आएगा और बार बार 6 आता चला जाएगा। तो जो एक्सीलरेशन हम मान लेंगे वो मान लेंगे 6.6 या फिर 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग along a straight line on a long table is given in the figure. How much force does the table exert on the ball to bring it to rest? एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ यहाँ पर दिया गया है। गेंद को विराम अवस्था में लाने में मेज द्वारा कितना बल लगेगा। देखिए हमें बॉल का मास बता दिया है, वो कितना है 20 ग्राम है। तो सबसे पहले तो हमें इसे केजी में करना होगा। देखिए 1 केजी में आपके कितने ग्राम होते हैं, आपके 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे 1/1000 हो जाएंगे और 20 ग्राम में कितने हो जाएंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 0 कट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना मास 1/50 जो है वो आपका मास निकल कर आ गया बॉल का। ठीक है, उसके बाद इसने बोला सब डायग्राम से हमें समझना है कि इसकी कुछ
वेलोसिटी थी उसको कुछ समय में आने में क्या हुआ, वो रेस्ट में आ गई। तो देखिए जो इसकी वेलोसिटी थी ना, जो इसका प्रारंभिक वेग था वो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा है। तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी थी। और बाद में समय के साथ, कितने समय के साथ, 10 सेकंड में क्या हो गया, ये रेस्ट पर आ गई। यहाँ पर देखिए वेग क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से अब हमें इस डायग्राम से आपकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम भी पता चल गया। कितने समय में ये शून्य में आई है, रेस्ट पर आई है, फाइनल वेलोसिटी अटेन करी है इसने, जो 0 है वो 10 सेकंड में अटेन करी है। और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अब पहले तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में करना होगा 20। अब सेम वैसे ही होगा, 1 मीटर में कितने होते हैं आपके, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 1/100 मीटर हो जाएंगे। और 20 में कितने हो जाएंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ से जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी निकल कर आ गई, 1/5 मीटर पर सेकंड जो है वो निकल कर आ गई। अब इन सबको हम फॉर्मूले में रखेंगे और पुट करेंगे और यहाँ से हमारी फोर्स निकल कर जो है वो आ जाएगी। मास कितना है वो हमने निकाल लिया था, 1/50 हो गया था चेंज होने के बाद। एक्सीलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी वो तो हमारी 0 हो गई, ऑब्जेक्ट जो बॉल है वो रेस्ट में आ गई है, ठीक है। और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने अभी निकाली थी, कितनी है, 1/5 है। और कितने समय में ये हो रहा है, ये हमारा 10 सेकंड में हो रहा है। तो इन सबको हम अब खोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/50 इंटू 0 में से -1/5 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, -1/5 ही आएगा। और बाद में ये 5 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा -1/5 इंटू 1/10, ठीक है। इस तरह से ये नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 और 2 0 हमारे एज इट इज जाएंगे। तो ये हो जाएगा -1/25। तो 5 5 जा 25 और 2 0 और थे तो ये हो गया आपका -1/2500। ये आपका फोर्स है। अब हम इसको पॉइंट में करेंगे तो देखिए और सही से हम बताते हैं। ये आपका 2500 हो गया, 2500 हो गया। देखिए एक पॉइंट लगेगा सबसे पहले तो 1 0 आएगा, एक से काम नहीं चलेगा, एक और लगाया तो यहाँ एक और बढ़ गया, एक और लगाया यहाँ एक और बढ़ गया। हम इसको पूरा पूरा ले लेंगे, 2500 जो है इसकी 4 बार में 10,000 हो जाएगा तो 1 0 हम और लगा लेंगे। और अब ये इसकी टेबल में 4 बार चला जाएगा तो यहाँ पर 4 और आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.0004 न्यूटन। और भी इसको सही तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से, 4 -4 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन की जो फोर्स है यहाँ पर लग रही है। अब आप कहेंगे ये -10⁻4 कैसे हो गया, क्योंकि हमने क्या करा, उसके जो 0 थे वो नीचे लिया है तो वो कितने हो जाएंगे, 4 0 हो जाएंगे, 10⁻4 हो गया। और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका 4 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन की जो फोर्स है लग रही है बॉल को रेस्ट में आने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ पिस्टन ऑफ मास 2 kg, व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन। देखिए हमारे पास एक बंदूक है, एक पिस्टन है जिसका मास कितना है, 2 kg है, ठीक है, 2 किलो है। अब इसमें से एक बुलेट फायर होती है और बुलेट का मास कितना है, 20 ग्राम है। जब बुलेट फायर होती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी बताई है, 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी वो अटेन करती है। अब ये बुलेट वाली चीज़ में न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है, क्योंकि फोर्स की वजह से जो है बुलेट जो है आगे की तरफ निकली। तो ये जो पिस्टन है ना, ये जो बंदूक है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इक्वल अमाउंट का फोर्स जितना आगे की तरफ लगेगा सेम उतना ही पीछे की तरफ लगेगा। और यहाँ पर वेलोसिटी लेकिन सेम नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का मास बहुत अलग अलग है। ये 20 ग्राम है जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर इसका मास बहुत ही ज़्यादा है, 2 kg है, और कहाँ 20 ग्राम, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन कम होगा और इसकी जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी पीछे की तरफ वो भी कम होगी। लेकिन वेलोसिटी होगी ज़रूर, क्योंकि फोर्स लग रही है इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में बराबर न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से। अब क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स की, बाह्य बल की बात नहीं हुई है, और जब न्यूटन का थर्ड लॉ है और बाह्य बल नहीं है तो यहाँ पर हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगेगा। मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। मोमेंटम क्या है, ये जो वेग वेलोसिटी में चेंज हो रहा है फोर्स की वजह से, बल की वजह से, यही आपका मोमेंटम है। तो पहले वाला मोमेंटम दोनों का, बुलेट का भी और पिस्टन का, वो बराबर होगा बाद वाले मोमेंटम के, पिस्टन के और बुलेट के। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, m1 u1 प्लस
m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। u1 और u2 क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी। शुरू में जो पिस्टन है और जो पिस्टन के अंदर गोली है वो दोनों रेस्ट पे हैं, तो इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो दोनों की ज़ीरो होगी। और जब ज़ीरो को मास से मल्टीप्लाई किया जाएगा और बीच में ऐड किया जाएगा तो ये ओवरऑल जो हमारा शुरू का मोमेंटम है वो कितना होगा, वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो संवेग हमारा शुरू में होगा जब बुलेट फायर नहीं हुई है। बाद का मोमेंटम अब हम देखते हैं क्या होगा। बुलेट का मास कितना है, 20 ग्राम है, और अभी हमने पीछे कन्वर्ट किया था कि 20 ग्राम को हम केजी में करेंगे, 20/1000 करेंगे तो वो हमारा निकल कर कितना आ जाएगा, 1/50 आ जाएगा। m1v1 होगा। v1 क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी। शुरू में तो 0 थी लेकिन फोर्स के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 150 हो गई। प्लस m2 क्या हो जाएगा, हमारा पिस्टन का मास जो कितना है 2 kg है। और v2 क्या है वो हमें निकालना है क्योंकि हमें यही बतानी है रिक्वायर्ड वेलोसिटी। 0 से 0 कट गया, 5 3 15, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 2v। ये वेलोसिटी हमें निकालनी है। ये 3 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 2v, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो आपकी जो वेलोसिटी आएगी किसकी, पिस्टन की, वो कितनी होगी, -1.5 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस इसलिए है क्योंकि जो बंदूक की गोली है वो तो आगे की तरफ है बुलेट, लेकिन जो पिस्टन है वो दूसरी तरफ जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए -1.5 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी है इसकी हो जाएगी, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 2 हॉकी प्लेयर ऑफ अपोजिट टीम वाइल ट्राइंग टू हिट अ हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम एंटेंगल। देखिए 2 हॉकी के प्लेयर हैं अपोजिट टीम के, वो बॉल को हिट करने की कोशिश करते हैं, हिट करने के चक्कर में वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, आपने मैच में देखा भी होगा। और टकराने के बाद क्या होता है, इमीडिएटली बिकम एंटेंगल्ड, एक दूसरे में उलझ जाते हैं। अब यहाँ पर ये भी बताया है कि एक व्यक्ति जो एक हॉकी का प्लेयर है उसका मास 60 kg है और वो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वेट है इसका 60 kg। और जो दूसरा हॉकी का प्लेयर है उसका मास है कितना, 55 kg, और वो ज़्यादा तेज़ी से मूविंग फास्टर विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड टूवर्ड द फर्स्ट प्लेयर। और वो फर्स्ट प्लेयर की तरफ आ रहा है दूसरा प्लेयर, और उसका जो मास है, जो उसका द्रव्यमान है वो तो 55 kg है, और वो किस वेलोसिटी से, तेज़ वेलोसिटी से आ रहा है, वो भी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो एंड में जो ये मूव करेंगे वो इधर की तरफ को ही मूव करेंगे। ये पूछ रहा था किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिस डायरेक्शन में सेकंड वाला आ रहा है उस डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, और हम देख लेंगे क्या आएगा बाद में। तो ठीक है, और बाद में इसने पूछा है कि बताइए जब ये टकराए और एंटेंगल हुए, एक दूसरे से उलझ गए, तो उसके बाद एक तो ये किस दिशा में जाएंगे, इन विच डायरेक्शन, एंड विद वॉट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम एंटेंगल। जब वो एक दूसरे से में उलझ जाएंगे तो उसके बाद वो किस डायरेक्शन में दोनों अपने आप जाएंगे और किस वेलोसिटी से वो दोनों मूव करेंगे जब वो दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। और यहाँ पर ये बता दिया है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है फीट और दोनों फीट के जो दोनों के प्लेयर हैं उनके फीट में जो फ्रिक्शन फोर्स है और जो ग्राउंड में है वो यहाँ पर नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। और जब भी फ्रिक्शन फोर्स ज़ीरो की बात आ जाती है और दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे होते हैं तो वहाँ पर आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग जाता है। तो वहाँ से ही हम यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। दोनों प्लेयर जब टकराए नहीं हैं तो उनका संवेग, उनका मोमेंटम क्या है वो हमें यहाँ पर निकालना है। वो जाएगा m1u1 प्लस m2u2। पहले वाले का मास कितना है आपका 60 kg है और वो किस वेलोसिटी से जा रहा था 5 से। दूसरे वाले का मास कितना है 55 kg है और इसकी वेलोसिटी हम माइनस में लेंगे, क्यों, क्योंकि ये दूसरे प्लेयर की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अगर ये कैसे जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो हम इसकी वेलोसिटी लेंगे वो कितनी ले लेंगे, हम लेंगे यहाँ पर -6। अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30, तो ये तो 300 हो जाएगा। और 55 6 जा कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 330 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा -30 केजी मीटर पर सेकेंड। ये आपका मोमेंटम हो गया कोलिजन से पहले, टकराने से पहले कितना, -30 केजी मीटर पर सेकेंड। अब टकराने के बाद का मोमेंटम हमें बताना है और वो एक ही वेलोसिटी से दोनों मूव करे हैं, तो यहाँ पर टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगी दोनों की एक होगी, तो ये हो जाएगा m1v प्लस m2v। ये टकराने के बाद का मोमेंटम है। संवेग जो है टकराने के बाद जब वो एंटेंगल्ड हुए हैं उसके बाद का मोमेंटम है। पहले का मास कितना था आपका
60 था, यहाँ से हम v जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। दूसरे का मास कितना है 55 है, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 115 जो है ये हमारा ऐड करने के बाद आ जाएगा। तो जो हमारा फाइनल मोमेंटम है वो कितना होगा 115 v हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। अब ये तो बताया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या होता है, टोटल संवेग कोलिजन से पहले और टोटल संवेग टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद दोनों बराबर होते हैं। कोलिजन से पहले का मोमेंटम था 30 -30 और कोलिजन के बाद का मोमेंटम आया है हमारा 115 v। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है ना वो निकल कर आ जाएगी, क्योंकि 115 क्या होगा नीचे चला जाएगा। और जब हम इसको कट करेंगे 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो ये 6/23 होगा। तो यहाँ पर 60 बनाएंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा। और ये 23 के टेबल में हम 2 टाइम ले लेंगे, ठीक है, 2 टाइम ले लेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये 46 हो जाएगा। 3 टाइम लेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 टाइम लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा कितना बचेगा, यहाँ से बचा 14, तो ये हमारा 140 हो जाएगा। और फिर ये इसकी टेबल में 6 टाइम आ जाएगा, क्योंकि 23 6 जा जो हो जाएगा वो 138 हो जाएगा। तो यहाँ से जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगी आपकी -0.26 मीटर पर सेकेंड जो है वो आपकी वेलोसिटी है, क्योंकि ये माइनस में है। और माइनस में ही हमारा दूसरा वाला व्यक्ति था जिसका 55 kg मास था और उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, वो इधर की तरफ आ रहा था, उसकी वेलोसिटी माइनस में थी। और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो भी माइनस में ही आई है। तो ये किस डायरेक्शन में जाएंगे, ये उस डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में सेकंड प्लेयर जा रहा था। सेकंड प्लेयर इधर की तरफ जा रहा था, तो ये दोनों ही एंटेंगल्ड होने के बाद उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में सेकंड प्लेयर जा रहा था। और किस वेलोसिटी से जाएंगे वो हमारा हो जाएगा -0.26 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 8000 kg इंजन, एक 8000 kg का इंजन है, ठीक है, वो पुल करता है एक ट्रेन को खींच रहा है जिसमें 5 बोगियां हैं, ईच ऑफ 2000 kg अलोंग द हॉरिजॉन्टल ट्रैक। इफ़ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, और ये इंजन जो है 40,000 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है ट्रेन को खींचने के लिए। और साथ में जो ट्रैक है ना वो ऑफर अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5000। ये ट्रैक जो है ना ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, फ्रिक्शन फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके विपरीत दिशा में। तो ये उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। और वो फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 5000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है। तो हमें यहाँ पर नेट एसिलरेटिंग फोर्स बतानी है और एसिलरेशन ऑफ द ट्रेन जो है वो हमें यहाँ पर बताना है। 8000 kg द्रव्यमान का एक इंजन है जो 2000 kg द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है और जो पटरी है उस पर जो घर्षण बल है वो कितना है, 5000 न्यूटन है, तो हमें नेट त्वरण बल बताना है। देखिए डिब्बा जो है वो 40,000 न्यूटन के बल से उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो ट्रैक है ना वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, कितना बल लगाकर, 5000 न्यूटन का बल लगाकर। अब मैं इन दोनों में से इसको माइनस कर दूंगी तो मेरा नेट फोर्स आ जाएगा। और जब मैं इसमें से इसको 5000 माइनस कर दूंगी तो ये मेरा बचेगा कितना, 35,000। तो 35,000 न्यूटन का फोर्स अब इंजन लगा रहा है उसको खींचने के लिए, क्योंकि 5000 उसमें से माइनस हो गया, क्योंकि 5000 ट्रेन लगा रही थी अपने आप को रोकने के लिए। तो जो आपका नेट त्वरण बल आ जाएगा, नेट एसिलरेटिंग फोर्स आ जाएगी, वो तो आपकी कितनी हो जाएगी, 35,000 हो जाएगी न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, रेल का त्वरण बताना है हमें, एसिलरेशन ऑफ द ट्रेन बताना है। अब देखिए मास पता है हमें, यहाँ पर फोर्स हमें पता है, तो यहाँ से हम एसिलरेशन निकाल देंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसिलरेशन। बल क्या होता है आपका, द्रव्यमान इनटू त्वरण होता है। तो यहाँ पर जो मास होगा ना वो आपका टोटल मास होगा। एक तो हमारा इंजन का मास है वो कितना है, 8000 है। साथ में हमारा ट्रेन का मास होगा, क्योंकि 2000 की हर एक डिब्बा है, 2000 kg का एक डिब्बा है, तो 5 डिब्बे हैं, तो वो कितने हो गए, 5 × 2000 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा। तो जो टोटल मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 18,000 हो जाएगा। फिर से हमारा मास कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 18,000 हो गया। एसिलरेशन जो है वो हमें निकालना है, और जो डिब्बा है वो फोर्स कितने की लगा रहा है, नेट फोर्स अभी हमने निकाली थी वो कितनी थी हमारी,
35,000 थी, तो ये 18,000 जो है इसके नीचे आ जाएगा बाद में, और यहाँ से ये हमारा एक्सीलरेशन बचेगा खाली। ये 3 0 से 3 0 कट गए, ठीक है। अब हम 18 की टेबल में 35 को कट करने की कोशिश करेंगे। 18 1 जा 18 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हमारा कितना बचेगा, ये हमारा 35 में से 18 माइनस करेंगे तो 17 बचेगा, तो ये हमारा 170 हो जाएगा, ठीक है। और 170 को हम यहाँ पर ले लेंगे 9 बार में, तो 18 9 जा आपका 162 होता है, फिर से 8 बचेगा तो वो 80 हो जाएगा। फिर हम इसको कितनी बार में ले लेंगे, फिर हम इसको 4 बार में ले लेंगे, तो जो हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा वो हो जाएगा 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो है ये हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा। और नेट फोर्स तो हमारी 35,000 थी, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद एंड स्टिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान भार है कितना 1 kg, और वो किस वेग से जा रही है, किस वेलोसिटी से जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से सीधी रेखा में चलती हुई जा रही है। और विराम अवस्था में, रास्ते में क्या होता है, विराम अवस्था में रखे एक 5 kg का द्रव्यमान वाला लकड़ी का गुटका उससे जाकर ये टकरा जाती है। तो हमें बताना है टकराने के बाद ये किस वेलोसिटी से दोनों जाएंगे। और साथ में यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि इनका टकराने से पहले का मोमेंटम, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। टकराने से पहले का संवेग और टकराने से बाद का संवेग हमें यहाँ पर बताना है, और हमें वो वेलोसिटी भी बतानी है जब ये दोनों कंबाइन ऑब्जेक्ट जो हैं किस वेलोसिटी से जाएंगे, तो वो संयोजक वेग भी हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले तो हम मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकाल लेंगे। संवेग टकराने से पहले वो कितना होगा, m1u1 प्लस m2u2। पहले ऑब्जेक्ट का मास 1 था, वेलोसिटी कितनी थी, वेग कितना था, 10 था, ठीक है। दूसरे ऑब्जेक्ट का मास जो लकड़ी का गुटका है उसका मास 5 kg है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो यहाँ पर 0 होगी क्योंकि वो रेस्ट में है, तो ये सारा तो 0 हो जाएगा। तो 10 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये हमारा 10 ही निकल कर आ जाएगा। तो हमारा टकराने से पहले जो संवेग है, मोमेंटम है, वो कितना होगा, 10 kg मीटर पर सेकेंड। आप कहेंगे ये kg मीटर पर सेकेंड क्यों है, क्योंकि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो kg हो गया, वेलोसिटी आपका क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। तो टकराने से पहले जो मोमेंटम है वो होगा आपका 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पर बताएंगे मोमेंटम टकराने के बाद, क्योंकि वेलोसिटी एक ही है, कंबाइन होने के बाद एक वेलोसिटी बतानी है, तो टकराने के बाद का जो मोमेंटम होगा m1v प्लस m2v होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो दोनों की एक ही रहेगी। यहाँ से हम v कॉमन ले लेंगे और m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो दोनों का मास जोड़ देंगे, पहले का मास 1 था, दूसरे का मास 5 था, तो यहाँ से जो फाइनल मोमेंटम है वो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, वो हमारा निकल कर आ जाएगा 6v। और क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो संवेग है, मोमेंटम है, वो बराबर है, तो हम 10 को बराबर किसके रख देंगे, 6v के। और यहाँ से जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, कंबाइन वेलोसिटी है, संयोग जो हमारा संयोजक वेलोसिटी है वो यहाँ पर हमारी निकल कर आ जाएगी, क्योंकि ये 6 नीचे आ जाएगा, 10/6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 2 3 जा 6, 2 3 जा हो जाएगा, ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये हमारी निकल कर आ गई 5/3, या फिर मैं पॉइंट में बोलूँ तो ये हो जाएगी 1.67666 हो जाएगी। तो बाद में उसको 67 कर लेंगे, तो 1.67 मीटर पर सेकंड जो है ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। और बाद वाला जो मोमेंटम है वो भी अब हम यहाँ पर बता देंगे। दोनों का योग कितना था, 1 + 5 6 था। वेलोसिटी अब हमें पता चल गई है वो कितनी है हमारी, 5/3 है। 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, तो बाद वाला मोमेंटम भी क्या होगा, वो हमारा 10 ही है। और वेलोसिटी हमारी कितनी है, 5/3 या 1.67 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg। एक गाड़ी है जिसका द्रव्यमान कितना है, 1500 kg है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ़ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ निगेटिव एक्सीलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ऋणात्मक वेग के साथ विराम अवस्था में लाना है, तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा।
होगा? सिंपल सा मास पता है, एक्सीलरेशन पता है, तो फोर्स भी हम बता देंगे। सेकंड लॉ के हिसाब से क्या होती है? मास इनटू एक्सीलरेशन होती है। मास हमारा कितना है यहाँ पर? 1500 है। एक्सीलरेशन विपरीत दिशा में काम कर रहा है तो वो -1.7 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और जो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो कितना होगा हमारा? 150 इंटू क्या होगा? -17 होगा। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 ज़ा 35, 17 + 5 कितना हो जाएगा? 22 और 3 कैरी जुड़ जाएगा तो 25 हो जाएगा। और एक ज़ीरो हमारा ये है और माइनस का साइन हमारा ऐसे आ जाएगा और ये न्यूटन का साइन लग जाएगा, फोर्स का मात्रक लग जाएगा। तो जो हमारी फोर्स रिक्वायर हुई एक ऑब्जेक्ट को, सॉरी ऑटोमोबाइल व्हीकल को स्टॉप करने में, वो कितनी फोर्स चाहिए थी? -2550 न्यूटन की फोर्स लगी गाड़ी को विराम अवस्था में आने में। तो यही हमारा आंसर है। मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। क्वेश्चंस में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, शेयर सबके साथ करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।